हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री, इतिहास, जिसका कोड है 315। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, और इसी के साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगी कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि आप कम समय में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो आप कोई भी बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और ये फ्रेंड्स, जो आपका मैं पेपर दिखा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर का है, और इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आपको पेपर का आइडिया मिल जाएगा कि आपसे पेपर जो है वो पूछा कैसे जाने वाला है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं, और आपको क्या दिमाग लगाना है पेपर करते समय और किन किन क्वेश्चनों को ज़रूर अटैम्प्ट करना है जिससे आपका अच्छा स्कोर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो टाइम रहते देख पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन है। इसमें 51 क्वेश्चंस आपके आते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं। और इसमें आपको जो मॉड्यूल होता है 6 से 6B में से आपको मिलती है चॉइस। आपको कोई भी मॉड्यूल अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है जिसके आंसर आपको मैक्सिमम आते हो। जिसमें से आपको ज़्यादा आंसर आते हैं वही अटैम्प्ट करना, बाकी को छोड़ देना। ठीक है, तो सेक्शन ए सेक्शन 2 में डिवाइडेड होता है आपका पेपर पूरा, जिसमें से अगर मैं देखूं 120 नंबर के आपके MCQ बेस्ड आते हैं, मतलब टिक मारना है आपको सही ऑप्शन पे, तो 20 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। और 21 से लेके 35 नंबर तक आपके जो 2-2 मार्क्स के आते हैं, इसमें आपके फिलअप्स आ जाएंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन मतलब फिल करना आपको आ जाएगा। तो आप लगा दीजिए कि 21 से 35 तक के बीच में कितने क्वेश्चंस हो गए और उनका दुगना कर दीजिए। तो मतलब अगर आपने फर्स्ट सेक्शन अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया ना, तो यहीं पे आप मतलब पास हो जाते हो। ठीक है, पासिंग स्कोर आपका यहीं पे आ जाता है, और पासिंग से ज़्यादा ही आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं, पेपर को लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगी, बताऊँगी आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मैं बताऊंगी कैसे कैसे लिखना है और कहाँ से लिखना है। ठीक है, मैप की बात भी मैं डिस्कस करूंगी कि आपको मैप के लिए क्या क्या तैयारी करके जाना है। ठीक है, ताकि आप मैप भी वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, ए सेक्शन से। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से किस देवता को मौसम का देवता कहा जाता है। देखो, मौसम जो बारिश कर दे, थंडर कर दे, ये सब कौन करता है? इंद्र। तो राइट ऑप्शन इज इंद्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेटल वाज मेनली रिक्वायर्ड। मैं 2 लैंग्वेज दोनों ही यूज़ करूँगी, बाई लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, तो प्लीज़ यू कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, तो बाय द हड़प्पा फ्रॉम द खेतड़ी माइंस इन राजस्थान, मतलब जो खेतड़ी खदान है ना, वहाँ से कौन सी धातु मिली थी? तो आपको पता होगा कॉपर, मतलब तांबा आपको वहाँ पे मिला था। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीड चंद्रगुप्त। भैया चंद्रगुप्त जो आपके थे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी क्या होता है फ्रेंड्स? उसके वंशज जो होते हैं, तो वो कौन था? मतलब कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना? समुद्रगुप्त बना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स डिड बैरम खां होल्ड एज द वकील ऑफ मुगल किंगडम, है ना। तो जो बैरम खां थे, तो मुगल साम्राज्य के वकील के रूप में इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी खाने खानन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द प्राइमरी आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वार। देखो, आपने कोल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा, शीत युद्ध। ठीक है, जिसमें क्या होता, मतलब जो बाहर नहीं लड़ा जाता। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा हिस्ट्री वाले बच्चों को, जो मेरी प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ उनको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत बेनिफिट देंगे आपको। देखो, मैं जो साथ साथ आपको बताते जा रही हूँ ना, आपको कैसे पढ़ना, आप उन्हें मिस मत करना। अब आप यही वीडियो देख के चलोगे, बच्चे कमेंट करते हैं मैम क्या इसी में से सारा आएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा कि प्रीवियस, ये तो आपको बस ये दिखाने के लिए है कि आपने जितना पढ़ लिया ना, आपने जो प्रीवियस वीडियोज़ देखी उसमें आप कितना अटेम्प्ट पेपर कर पा रहे हो। और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को भी मिल जाए, कभी कभी हो जाता है, वो तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि अगर 5-6 क्वेश्चन में रिपीट हो गए तो 6 नंबर आपके बन गए। ठीक है, तो हमें कभी भी हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो देखो साथ साथ में बता, शीत युद्ध क्या होता है, जो मतलब एकदम एक युद्ध होता है कि सीधा मार दो पकड़ के, वो वाला युद्ध नहीं। एक होता है मेंटली लड़ना, ब्रेन के अंदर लड़ना कि कैसे दूसरे को गिराया जाए, होता है ना। तो इस युद्ध में क्या था? पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, तो ये था इसका मेन आइडियोलॉजी। ठीक है ना, कैपिटलाइज वर्सेस कम्युनिज्म।
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जहां गांधार कला शैली विकसित हुई थी, ठीक है, वो बतानी है। तो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे ये हुई थी, ठीक है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मतलब कुछ क्षेत्रों में ये हुई थी, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब पता है ना फ्रेंड्स, रूस की बात कर रहा है यहाँ पे, और ये अमेरिका की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड वॉर हुआ था इनके बीच में। तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके पीछे मतलब क्या प्राइमरी मतलब क्या रीज़न था, मेन मतलब कारण क्या था। तो मैं आपको बता देती हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात हुई थी। मतलब आपका जो राजनीतिक वैचारिक मतभेद है ना, उन्हीं के कारण इन दोनों में युद्ध चल रहा था, और कोई कारण नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नोन टू हैव रूल्ड इंडिया, मतलब 1600 से लेके 1858 तक किसने करा। आप देखो आंख बंद करके पता है, 16 के बाद आपका ब्रिटिश आ गया था, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। देखो इतना आपको पता ही होगा, मुगल एम्पायर की नींव किसने रखी थी, कौन संस्थापक था। तो इसका था बाबर, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो बाबर था ना, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई करी थी, और उसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था, और उसके बाद ही इसने साम्राज्य की नींव रखी थी। और इसका जो कार्यकाल था फ्रेंड्स, जो उसने शासन किया, वो 1526 से लेके 1530 तक करा, ठीक है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन करके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे आप बाबर ना पूछ के उसका पीरियड पूछ ले कि किस पीरियड तक उसने मतलब अपना शासन किया, या किसको हराया, उसके बाद उसने अपना शासन स्टार्ट किया। तो देखो सारी एडिशनल नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देती जा रही हूँ साथ के साथ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन, कि जो होमी जे भाभा थे उनको वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या काम किया उन्होंने। तो उन्होंने परमाणु विज्ञान के ऊपर काम किया, न्यूक्लियर साइंस के ऊपर उन्होंने काम किया, ठीक है। हु वाज द मुगल एम्परर दैट डिवाइस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम तो आपको पता होगा, इसमें मनसब में बांट दिया जाता था, मैंने आपको बताया है ये चीज़, जमींदारों को दी जाता था। मैं आपको बता दूँ, इसका सही ऑप्शन होगा अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की। देखो सहायक संधि की अगर बात आ जाए तो किसने शुरुआत की, आपको पता ही होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोड्यूस्ड फाइनेस्ट लिटरेचर इन इंडिया अराउंड द अर्ली 20th सेंचुरी। तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, जिसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कम्युनिकेशन। अब देखो आपसे पूछ लिया गया है कि जो संचार है ना, जो आप कम्युनिकेशन करते हो, उस पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है। वैश्वीकरण का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इससे संचार धीमा हो गया, ऐसा तो नहीं है, धीमा तो नहीं हुआ, और बल्कि इसमें तरक्की और तेज़ी आ गई है। इसने संचार को और अधिक महंगा बना दिया, ये भी नहीं है भाई। जितने एडवांटेजेस बनते जाएंगे, चीज़ें सस्ती होती जाती हैं। इससे सस्ते और त्वरित संचार की सुविधा प्रदान की, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोलता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह को अमर बना दिया। तो मैं आपको बता देती हूँ, आनंद मठ में, ठीक है। आनंद मठ में आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके साथ एक चीज़ और लिख लीजिएगा, जो आनंद मठ है वो पब्लिश्ड कब हुआ था। तो 1882 में पब्लिश्ड हुआ था। कभी कभी पूछ ले जाता है, इस बार हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए, ठीक है ना। गॉड नोस, कोई नहीं जानता कि कब क्या पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोलता है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 1927 सती प्रथा। देखो सती प्रथा की बात अगर सोशियोलॉजी का बच्चे पेपर दे के आ रहे होंगे तो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। सती प्रथा की बात आते ही राजा राम मोहन राय का नाम आप टिक मार देना, ठीक है। सोशियोलॉजी में बाल विवाह के बारे में बात कही थी हमने, है ना, जिसने एज फिक्स की थी, याद है, ठीक है। तो जो बच्चे देख रहे होंगे वो समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ जाता है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का संदेश मुंबई और पुणे तक लेकर गए। तो जी वो थे आपके लोकमान्य तिलक, ठीक है। इसमें एक एडिशनल नॉलेज ऐड कर देना कि लोकमान्य तिलक को ही बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिख जाए, ठीक है। तो बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है निम्नलिखित में से कौन से देश त्रिपक्षीय संधि किसमें हुई थी। देखिए त्रिपक्षीय के लिए बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रूस।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ के गठन में अग्रणी भूमिका के बावजूद इसमें शामिल नहीं हुआ। भैया देखो मतलब शामिल क्यों नहीं हुआ, तो आपको आंख बंद करके यूनाइटेड स्टेट में मार देना, क्योंकि अमेरिका ही ऐसा देश था जो नहीं हुआ था शामिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, जब भी वैश्विक शांति और सुरक्षा की बात आई, सोशियोलॉजी में भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ था। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन, यूएन। अच्छा, यूएन की स्थापना कब हुई मैं सब बता चुकी हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कब हुई, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि जो हड़प्पा लिपि थी वो अभी तक नहीं की गई है। भाई क्या नहीं की गई है? हड़प्पा के बारे में मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा जो लिपि है, एक तो वो पढ़ी नहीं गई है, यहाँ पे लिखोगे आप, अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि उसमें रीज़न क्या था कि वो सिंबॉलिक है, मतलब उसमें क्या है, चित्रात्मक रूप है उसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, चित्रात्मक। ठीक है, पिक्टोरियल रूप में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो ब्रह्मपुराण है उसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है ना, प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। और जो अमर्त्य सभा थी, ठीक है ना, आत्मीय सभा जिसे कहते हैं, सॉरी, आत्मीय सभा जो थी, इसको फाउंड किया गया था 1815 में, तो ये आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें बोल रहा है जो चाइनीज पिलग्रिम थे, आपको पता ना चीनी तीर्थयात्री जो था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया, तो वो कौन था, तो वो था फाहियान। ठीक है ना, वो था फाहियान। हिंदी वाले बच्चे फाहियान और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फाहियान। ठीक है ना, ये था वो। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मतलब जो हेनसांग था, ये किसके शासनकाल में आया, तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है ना, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हर्षवर्धना और हिंदी वाले हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, जो दिल्ली सल्तनत है फ्रेंड्स, उसमें खिलजी वंश, यहाँ पे खिलजी वंश ने शासन किया था। और यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद किसने किया था, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई थी, मतलब तुगलक वंश आ गया था। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो डैश द लेडी रूलर फाउट विद मुगल, तो ऐसी कौन सी लेडी है जिसने मतलब फाइट की थी मुगलों के साथ, तो फ्रेंड्स उसका नाम था रानी दुर्गावती। ठीक है, तो रानी दुर्गावती जो थी, तो उन्होंने फाइट करी थी मुगलों के साथ। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा रानी दुर्गावती। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अकबर इनिशिएट पॉलिसी, एक पॉलिसी लेके आया था जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसमें उसने क्या कहा था कि चीफ टेंस इनटू मुगल नोबिलिटी, मतलब मुखियाओं का मतलब क्या कहा था उसने कि एकीकरण करने की नीति है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ये पॉलिसी वो लेके आया था, जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत, एकीकरण की पॉलिसी, एकीकरण की नीति। ठीक है ना, एकीकरण पता ही होगा आपको, जोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, इन 1905 कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ डैश, किसका करा था भैया, आपको पता ही होगा, बंगाल, बंगाल का पार्टीशन किया गया था। और उसके बाद ही कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट उसी से स्टार्ट हो गया था। क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन, अब ये क्या बोलता है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कोई फेस्टिवल, तो महाराष्ट्र में, तो देखो मैं आपको बता दूं, उन्होंने 2 फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए थे, एक गणेश चतुर्थी और एक शिवाजी फेस्टिवल, इसको गणेशोत्सव भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, गणेशोत्सव ही गणेश चतुर्थी है, तो ये दोनों करे थे उसने। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या था, कुछ नहीं था, वो चाहते थे कि जो राष्ट्रवादी विचार है ना उनका प्रसार हो जाए, लोगों तक पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टूक अप द डैश मूवमेंट, देखो कौन सा मूवमेंट का आह्वान किया था, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है ना, स्वदेशी की भावना कहीं ना कहीं आपको आ गई थी कि हमें अपने देश की वस्तुओं को, स्वदेशी में होता है अपने देश की वस्तुओं का आप यूज़ करोगे और बहिष्कार करोगे विदेशी वस्तुओं का, तभी तो अंग्रेजों को झटका लगेगा। ठीक है, फिर 28 क्वेश्चन, 28 बोल रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद के उदय के दौरान भारत मुख्यतः कैसी अर्थव्यवस्था थी, तो मैं आपको बता दूं एग्रेरियन अर्थव्यवस्था थी, इसका लिख लीजिएगा आप, एग्रेरियन। हिंदी में बोलेंगे कृषि प्रधान देश था, मतलब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी भारत की। ठीक है ना, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
जो भारत में राष्ट्रवाद मुख्य रूप से डैश शासन की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ, तो कौन से शासन की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ भाई, आपको पता ही है, नेशनल इन इंडिया डेवलप्ड प्राइमरी एज रिस्पॉन्स टू, किसके मतलब क्यों हुए हमने कब ऐसा हुआ कि हमने किसके रिस्पॉन्स में, कौन था जिसके रिस्पॉन्स में हमने मतलब ऐसे किया, मतलब हमने स्वराज की मांग करी, सब कुछ किया, राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, तो वो था ब्रिटिश शासन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, इसका आंसर है ब्रिटिश। 29 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कई देशों में अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ। देखो आपको पता ही होगा कि हुआ था, जिसमें इटली में बात करूँ तो इटली में कौन था, इटली में था आपका फासिज्म। ठीक है ना, इटली में आपका हुआ था फासिज्म, इटली में था आपका फासिज्म जिसे कहते हैं हिंदी में फांसीवाद, और आपका जर्मनी में था नाजीज्म, नाजीज्म जिसे बोलते हैं नाजीवाद। क्लियर है, ये दो शासन हुए थे। इसके बाद अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि मतलब जापान में कौन सा था, तो ऐसे लिखा हुआ है लेकिन पढ़ के जाइएगा, कभी कभी इसमें ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, तो जापान में था सैन्य फासिस्टवाद। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है मेनली सिख बिगिन, कौन सा मूवमेंट सिखों ने स्टार्ट किया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, इन कौन सी जगह में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो फ्रांसिस्को है ये यूएसए का हेडक्वार्टर था, यूएसए में है ये जगह। ठीक है, और ये एक हेडक्वार्टर था, तो मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो था आपका गदर मूवमेंट। ठीक है ना, तो आप लिख देना यहाँ पे, ये मूवमेंट हुआ था स्टार्ट। और इसका जो फाउंडर था, अगर मैं इसकी फाउंडर की बात करूं तो वो थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के नेतृत्व में ये स्टार्ट किया गया था। और कब स्टार्ट किया गया था ये भी लिख दो, 1913 तो आपको पता है, लेकिन 15 जुलाई आपको नहीं पता। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए। आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th सेंचुरी में एक नया रिलीजन सामने आया था। ठीक है, तो वॉज बॉर्न इन अरेबिया। अगर देखो अरेबिया आ गया तो इतना कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो। अब में क्या है, ज़्यादातर कौन सा रिलीजन है, इस्लाम, तो आंख बंद करके भर देना, इस्लाम रिलीजन सामने आया था। और इसको फाउंड किसने किया था, ठीक है, किसने किया था। देखो आपको एक दिमाग बता दूं, पैगंबर जब लिखा है ना, प्रॉफिट लिखा हुआ है, पैगंबर लिखा है, तो पैगंबर में मोहम्मद ही हो सकता है, और कौन होगा, मोहम्मद जी ने। ठीक है, सॉरी ये यू है, एक सेकेंड, मोहम्मद जी। ठीक है ना, तो पैगंबर मोहम्मद जी ने ये किया था। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो डर रहे हैं वो आपकी वजह से काफ़ी हद तक मतलब सुरक्षित फील करें कि हम भी पेपर कर लेंगे, है ना। तो आज की वीडियो का पर्पस यही था कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेंड्स देखिए, आपका पूरा एक मॉड्यूल मतलब वो एक सेट कंप्लीट हो चुका है, जो सेट एक ही मैं बात कर रही थी। अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्शनल मॉड्यूल आते हैं, आप 6A ले लो या 6B ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं देखूँ तो कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, अगर 8 मतलब 8 नंबर का ये आपको मॉड्यूल आता है पेपर में, 8 नंबर का। आप 8 नंबर आप इसमें से कर लो या आप इसमें से कर लो, ये डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। ठीक है ना, आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हो, हैं दोनों ही इजी। चलो मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, मैं आपको आज ये वाला मॉड्यूल करवा देती हूँ। ठीक है, ऑप्शनल मॉड्यूल 6A, जिसका 32 क्वेश्चन बोलता है कौटिल्य ने कौन सी लिखी थी। देखो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये आपको पता ही होगा, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। और अशोक के जो शिलालेख थे वो कौन से काल के लिखित अभिलेखों में आते। तो अशोक ने जो लिखा था, आपको पता है उस टाइम पे मौर्य का टाइम चल रहा था, तो मौर्यन टाइम्स में, मौर्यन टाइम था उस टाइम, तो मौर्यन यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, मौर्य समय था, मौर्य काल था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश वाज जहांगीर ग्रैंडसन। तो मैं बता दूं आपको, औरंगजेब था जहांगीर का ग्रैंडसन, जिसने क्या किया, रूल्ड किया 1658 से लेके 1707 तक। और आपको एक बात बता दूं, इसने अपनी मिलिट्री पे बहुत ध्यान दिया, मतलब इसने अपनी सैनिक शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया। लेकिन इसने क्या किया था, इम्पोज कर दिए थे कुछ स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी, जिससे क्या हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे,
खुश नहीं थे, इंटरनल रिवोल्ट स्टार्ट होने लग गए, फाइनली इसके शासन का अंत हो गया। तो ये कौन से एम्पायर का था? ये था मुगल एम्पायर का, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत को पश्चिमित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण काम था कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का एक संशोधित संस्करण पेश किया। तो यहाँ पे आएगा अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है ना। आगे आपका, तो जिसके विरोध में क्या गया कि 1835 में मैकाले जी आए, तो उन्होंने क्या कर दिया था, मैकाले जी ने क्या करता 1835 मिनट्स ऑन उन्होंने किस पर करा था? हिंदी, मतलब इंडियन एजुकेशन। तो इंडिया एजुकेशन पर उन्होंने हैड रिसीव्ड इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, जिसने जो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बनाया था ना, तो उस पर इनकी ये पॉलिसी भारी पड़ गई थी। समझ आ गया। तो भारतीय शिक्षा पर मिनट का यहाँ पे लिखोगे भारतीय शिक्षा, ठीक है ना, इंडिया एजुकेशन। 35 क्वेश्चन आपको बोल रहा था दिल्ली सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द विक्टोरी ऑफ, भैया देखो कितना अच्छा, इतना कैसा क्वेश्चन होता है, अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बच्चा दिमाग लगाए तो गौरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब गौरी यहाँ पे लिखा हुआ तो आपको क्या लिखना है? मोहम्मद गौरी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आना था बाय मोहम्मद गौरी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। और फिर इल्बारी तुर्कों के वंश को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था कौन सी सल्तनत? स्लेव सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा स्लेव डायनेस्टी, और इसे कहते हैं गुलाम राजवंश हिंदी में, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ आपके फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्लियर। मॉड्यूल बी में से आप कोई भी कर सकते हो, ये इट्स अप टू यू। अगर आपको ये इजी लगता तो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी का। सेक्शन ए आपका खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें आते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़, अब देखो आपको अभी तक आप पता है आप 45% का पेपर कर सकते हैं, 45% मार्क्स का पेपर आप कर चुके हो, आपको पासिंग के लिए चाहिए 33। अब आप ये बी पोर्शन का अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं इनके भी आंसर करा दूँ तो ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, बट मैं आपको बता देती हूँ आप कौन कौन से पढ़ के चले आना। अगर आ गया, अगर आपने इसमें से थोड़े भी अटैम्प्ट कर दिए तो 50% ओवर आपके मार्क्स चले जाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं रहता फ्रेंड्स, ठीक है ना, माइंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल ही आपका पेपर है, ठीक है। तो प्रारंभिक वैदिक कार्यों को प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां उत्तर वैदिक काल की गतिविधियां किस प्रकार भिन्न थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है। अच्छा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये मैंने करा भी रखा है आपको, ठीक है। रजिया सुल्ताना के शासनकाल के दौरान सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, ये आप पढ़ के जाइएगा। 1857 का विद्रोह जरूर पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो मैं अब बता रही हूँ ना आपको, वो आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। हो सकता है ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड कुछ आ जाए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम, कारण पढ़ के चले जाना, परिणाम हो सकता है आए ना आए, लेकिन कारण क्या थे, घटनाएं क्या थी घटी, ये आपको पढ़ के जाना है जरूर, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन भी देख के जाना चाहते हो आप देख के जा सकते हो। इसके साथ 1857 का विद्रोह मैंने आपको बता दिया। गांधी से रिलेटेड सारे आंदोलन आप पढ़ के जाना, गांधी जी की भूमिका क्या थी ये आपको पढ़ के जाना है। और एक ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पे मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में कंफ्यूज नहीं होना। चॉइस आपको देखो, आपको सेम नंबर का क्वेश्चन दिखेगा 41 तो आप दोनों मॉड्यूल में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉड्यूल ए में ये करना है और मॉड्यूल बी में इतने सारे करने हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करके आ जाते हैं, नंबर नहीं मिलते, ठीक है। एक क्वेश्चन की चॉइस सिर्फ इन दोनों में 41 आपको नंबर देख के चलना है पेपर में, मॉड्यूल पे ध्यान मत देना, आपको सेम नंबर दिखेंगे, ऐसे ही आगे भी आएगा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जरूर पढ़ के जाना, सभ्यता कैसी थी, नगर योजना कैसी थी, ये जरूर पढ़ के जाना। सामाजिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय की भूमिका मैं आपको बता चुकी हूँ। सती प्रथा पर इन्होंने काम किया था, सती प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका था इन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने वही दिया था। उसके बाद इन्होंने विधवा विवाह, बाल भ्रूण हत्या, इन सब पर भी बहुत काम किया, नारी शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत जोर दिया है। तो आप कुछ मतलब 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट आपके आराम से मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अकबर नीति के बारे में आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मराठा साम्राज्य की मतलब विशेषताएं क्या है प्रशासन की, ये आपको पढ़ के जाना है। देखो गांधी का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा 3 नंबर का या 5 नंबर का, ठीक है ना। आप प्लीज पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। गुरु नानक की शिक्षाएं आ गई, किसी की भी शिक्षाएं आ गई ना तो बस लिख देना आंख बंद करके, अच्छा सोच के आपको लिखना है। तो गुरु नानक भी यही बोलते थे कि कभी किसी की बुराई मत करो, सबके साथ सत्य करो, ईश्वर के क्या है, अपना मन साफ रखो, मतलब ये शिक्षाएं थोड़ा बहुत पढ़ के चले आना। लेकिन मैंने जो वीडियो अपलोड की है ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये, ठीक है। आप एक बार जरूर देखिएगा। हड़प्पा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, मैं बता रही हूँ आपको। 1857 का विद्रोह में आपको बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा,
ठीक है, इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है। अब देखिए आपको फिर एक मॉड्यूल दिख गया। अब यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे भी 50 नंबर का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इन दोनों में चॉइस है आपको, 50 या तो ये कर लो, 50 या तो ये कर लो, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो आप जो आपको सही लगे आप वो कर लीजिएगा। फिर आगे आपका मैप से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ये हड़प्पा के जो सिविलाइजेशन कहाँ फैली है, ये जो है ये मैप में आपको देख के ज़रूर जाना है। ठीक है ना, बाकी थोड़े मैप मैंने करवा रखे हैं आपको। वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब काफ़ी हद तक मतलब ऐसा लगा होगा कि आप पेपर कर लेंगे, इजी है। जो टॉपिक्स मैंने बताए जरूर पढ़ के जाइएगा, आप देखिएगा आप खुद अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। पास होने के तो मतलब आप पास होने के लिए जो डर रहे हो ना, पास होने का तो भूल जाओ, पास तो आप हो ही, लेकिन अब आपको करना है स्कोर कितना अच्छा आपको करना है। तो जैसा मैंने बताया आप वैसे वैसे पढ़ के चले जाओ, जिन जिन टॉपिक को मैंने बताया उनको बहुत अच्छे से देख के चले जाओ, मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख के चले जाओ। ठीक है, आप डेफिनेटली वहाँ पर बहुत अच्छा करके आने वाले हो। ठीक है, तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।